नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में और हर एक डिटेल के बारे में। यह जो क्लास है वह स्पेशल बीपीओ के एग्जाम के लिए, जिसमें कि स्पेशल उत्तर प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो पहले हम लोग 73वां संविधान संशोधन अधिनियम देखेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम जो कि 1947 में पारित हुआ था उसके बारे में भी देखेंगे। तो अगर चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कैसे अस्तित्व में आया इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे है कि सबसे पहले साल 1991 में सितंबर में जो था 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था और उसके बाद लोकसभा में यह विधेयक 22 दिसंबर सन 1991 में पारित हो गया। लोकसभा से यह विधेयक 1991 में पारित होता है और साथ ही साथ राज्यसभा से यह विधेयक 23 दिसंबर 1992 को पारित हुआ और उसके बाद 17 राज्यों ने इस पर अपनी सहमति दी और अनुमोदन दिया और उसके बाद यह विधेयक पहुंचता है राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल 1993 को अपनी इस पर सहमति दे दी। अब यहाँ पे होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि 73वां संविधान संशोधन जो था यह कानून कब बन गया था, तो 20 अप्रैल 1993 को यह कानून बन गया और इसको लागू कब किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन जो था उसे लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को और इस प्रकार से यह पूरे देश में लागू हो गया। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मना लेते हैं। दोनों में याद रखिएगा कि यह लागू कब, मतलब यह कानून कब बना, तो 20 अप्रैल 1993 को और इसे लागू कब किया गया, तो 24 अप्रैल 1993 को। तो ये एक शॉर्ट डिटेल रहा। अब इसके अंदर की क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे कि इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया और वह अध्याय था भाग 9 और जिसका शीर्षक रखा गया पंचायत। और इसमें कुल अनुच्छेद जो थे, अनुच्छेद था 243 से लेकर 243 ओ तक। अनुच्छेद की अगर बात करें 243 से लेकर 243 ओ तक इसमें कुल अनुच्छेद जोड़े गए और साथ ही साथ इसके साथ अनुसूचियों में शेड्यूल्स में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कि कुल 243 मत थे। 11वीं अनुसूची का जो संबंध है वह अनुच्छेद 243 जी से संबंधित है। तो आपसे ये भी पूछा जाए कि 11वीं अनुसूची का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 243 जी से। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर अगर सब्जेक्टों की बात की जाए, मदों की बात की जाए तो कुल 29 मद हैं। तो ये इस प्रकार से भाग 9 को जोड़ा गया और यह एक नया अध्याय था और जिसमें अनुच्छेद थे 243 से लेकर 243 ओ तक और जो 243 जी अनुच्छेद है उसका संबंध 11वीं अनुसूची से है। और यहाँ पर एक अनुसूचियों में भी मैंने बताया कि एक नया अनुसूची जोड़ा गया जिसका नाम रखा गया 11वीं अनुसूची। आगे की अगर बात करें तो इस अधिनियम ने संविधान के 40 को व्यवहारिक रूप दिया। आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मूल संविधान के डीपीएसबी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट राइट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट राइट्स में जो था या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो सिद्धांत थे उसमें अनुच्छेद 40 में पंचायती राज के बारे में व्याख्या किया गया था। लेकिन डीपीएसपी कहता है कि यह राज्य माने या न माने उसके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही 73वां संविधान संशोधन को शामिल किया गया भारतीय संविधान में तो अनुच्छेद 40 ठीक है क्या हो गया, व्यवहारिक रूप हो गया। और इस अनुच्छेद में उल्लेख था कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग था और डीपीएसपी जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है और भाग 4 का अनुच्छेद 40 जो था मूल संविधान का हिस्सा था। आगे की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आगे जो आता है आपका कि इस अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जो था संवैधानिक दर्जा मिल गया और साथ ही साथ पंचायती राज संस्थाएं जो है संविधान के अधिकार क्षेत्र में आ गई। अर्थात राज्य सरकार नई पंचायती राज प्रणाली को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनाने के लिए संवैधानिक तौर पर बाध्य हो गई। वही मैंने कहा कि 40 जो है अनुच्छेद 40 जो कि डीपीएसपी में था वहाँ पे राज्य बाध्य नहीं था, वो लागू भी कर सकता था लेकिन और लागू नहीं भी कर सकता था। लेकिन जैसे इसे संवैधानिक दर्जा मिला तो यहाँ पे सभी राज्य क्या हो गए कि इसे लागू करने के लिए बाध्य हो गए। फलस्वरूप पंचायतों का गठन और नियमित अंतराल पर चुनाव का आयोजन अब राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर नहीं थी, अब किसके ऊपर हो गई थी, यह केंद्र सरकार ने दबाव डाल दिया, संविधान ने दबाव डाला कि आपको क्या करना है, चुनाव कराना ही कराना है और साथ ही साथ ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन को लागू करना है।
अगर इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम को दो श्रेणियों में बांटे गए थे। पहला श्रेणी था आपका अनिवार्य और दूसरा था स्वैच्छिक। अब यहाँ पे इस अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रावधानों को उन राज्यों के कानून में शामिल किया जाना था कि जो नई पंचायती राज का गठन कर रहे थे। जैसे कि आपने पता है कि हमारे यहाँ पहले ही बलवंत राय मेहता समिति के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में लागू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे कई सारे राज्यों में लागू हो गया। लेकिन ये क्या था कि राज्यों के स्वैच्छिक इच्छा पे आधारित थे। लेकिन जैसे इस 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, अब राज्यों के स्वैच्छिक इच्छा पे निर्भर नहीं रह गया था। अब इसमें दो सब्जेक्ट बांटे गए थे, एक था अनिवार्य और दूसरा था स्वैच्छिक। अनिवार्य उनके लिए था कि जो पहले से ही अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर रखे थे, और उसके बाद जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था तो उसके तहत जो उनके अंदर कमियां थी उनको दूर करके उन्हें लागू करना था। और दूसरी ओर जो था स्वैच्छिक प्रावधानों में, तो स्वैच्छिक प्रावधानों को कानून में राज्यों के विवेकानुसार शामिल किया गया। और इस प्रकार स्वैच्छिक प्रावधानों के तहत नई पंचायती राज प्रणाली अपनाते समय राज्य का यह अधिकार होगा कि वह स्थानीय तत्वों जैसे कि भौगोलिक, राजनैतिक, प्रशासनिक और अन्य तथ्यों का ध्यान रखे और उन पर विचार कर अपने विवेक से कानून बनाए। अब जैसे कि आपने पता है कि भारत विविधता वाला देश है और सभी जगहों पर एक कानून लागू नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर भारत की जो है भौगोलिक और राजनीतिक और प्रशासनिक स्थितियाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। तो यहाँ पे था कि आपको पंचायती राज तो लागू करना है, जैसे कि मैंने कहा कि अनिवार्य विषय, और स्वैच्छिक विषय है कि आप अपने भौगोलिक और राजनीतिक और प्रशासनिक स्थितियों के अनुसार अपने विवेक के अनुसार वहां पर कानून बनाकर पंचायती राज व्यवस्था को क्या करेंगे, लागू करेंगे। आगे था आपका कि दूसरे शब्दों में इस अधिनियम में भारतीय संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्यों के मध्य संवैधानिक संतुलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और साथ ही साथ यहाँ पे कि यह राज्यों के विषय से संबंधित केंद्रीय कानून है, जैसा कि स्थानीय सरकार को संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में शामिल किया गया। हम पढ़ेंगे शेड्यूल को, अगर आपने पढ़ा होगा तो 7 शेड्यूल में 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो स्थानीय स्वशासन था वह किसका सब्जेक्ट था, राज्य सूची के अंतर्गत आता था। फिर भी यह अधिनियम उन राज्यों के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करता था जिन्हें पंचायत के संबंध में पर्याप्त विवेकाधीन शक्तियां दी गई थी। आगे की अगर बात करें यहाँ पे, तो यह अधिनियम देश के सबसे निचले स्तर पर जनतांत्रिक संस्थाओं के क्रमिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि का द्योतक है। मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से ही पूरे देश में क्या हो गया कि विकेंद्रीकरण हो गया, शक्तियों का क्या हो गया, विकेंद्रीकरण हो गया। और इसके फलस्वरूप प्रतिनिधात्मक जनतंत्र का स्थान भागीदारिता के आधार पर जनतंत्र ने ले लिया। यह देश का सबसे निचले स्तर पर जनतंत्र निर्माण की क्रांतिकारी धारणा थी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। जैसे कि सबसे पहले इसमें था ग्राम सभा। तो ग्राम सभा किसे कहेंगे, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो ग्राम सभा क्या है कि यह एक निर्वाचक मंडल है। आपने पता है कि इसमें केवल 18+, हमारे यहाँ जो मतदान की न्यूनतम आयु है 18 है। तो क्या है कि 18 वर्ष के लोगों का एक समूह है। सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि गांव के मतदाताओं का यह एक समूह है। यह पंचायती राज, बेसिक तौर पे यह जो है पंचायती राज संस्था, यानी कि PRI नहीं है। यहाँ पे PRI को आप अच्छे समझिए, क्योंकि कई बार शॉर्ट फॉर्म में PRI दे देता है और PRI का पूरा नाम होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और इसी को हिंदी में हम कहते हैं पंचायती राज संस्था। तो ग्राम सभा कोई PRI नहीं है। यह क्या है कि गाँव में जो लोग मत देते हैं, जो लोग, और मत कौन देते हैं, तो जिनकी उम्र 18 वर्ष है। ठीक है, तो मतदाताओं का यह समूह है। और सामान्य भाषा में कह सकते हैं ग्राम सभा क्या है, एक निर्वाचक मंडल है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और लोग यहाँ पर गलतियां करते हैं कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। तो ग्राम सभा एक निर्वाचक मंडल है या गांव के मतदाताओं का समूह है। और यह समूह किन लोगों का होगा, तो वह लोग जो ग्राम सभा के चुनाव में वोट देंगे। और वोट देने का अधिकार किसको है, तो भारतीय नागरिक जिनका उम्र 18 या 18 से अधिक उम्र का हो। आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 243 ये कहता है कि राज्य विधानमंडल ग्राम सभा के विषय में विधि बनाएगा। अब यहाँ पे है कि ग्राम सभा के विषय में अगर विधि बनाना होगा तो विधि कौन बनाएगा, तो यहाँ पर संसद नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हर एक राज्य का विधानमंडल, अब यहाँ पे विधानमंडल में आपने पता है कई राज्यों के जो है द्विसदनी विधानमंडल है और किसी के एक, तो एक के पास आपका क्या है, द्विसदनी का मतलब विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, परिषद। तो जिनके पास केवल विधानसभा है, केवल विधानसभा और राज्यपाल मिलकर बनाएंगे, और जिनके पास द्विसदनी है तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिलाकर हम क्या कहते हैं, विधानमंडल कहते हैं। तो पंचायती राज से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य, जैसे कि गठन का कार्य, ठीक है, वहाँ और उनकी शक्तियों का जो बंटवारा है, इस जो भी प्रकार की शक्तियाँ हैं, ठीक है, इनको मतलब इनको किस प्रकार से गठन किया जाएगा, इनका कार्य क्या होगा, इनको कौन कौन शक्तियाँ दी जाएंगी, इस प्रकार के जो भी विधि बनाया जाएगा किसके तहत बनाया जाएगा, संबंधित राज्य के विधानमंडल के द्वारा। और इसकी व्याख्या किसमें की गई है, अनुच्छेद 243 ए में की गई है।
अब आगे की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं तो इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं कि जैसे कि आपने पता है कि अगर विशेषताओं की अगर बात की जाए तो ये भी विशेषताएं जो है अनुच्छेद 243A के अंतर्गत शामिल है। और इसमें बेसिक तौर पे मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था जो ज़्यादातर राज्यों में लागू है वह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। जैसा कि पहला ग्राम पंचायत, उसके बाद आपका प्रखंड और तीसरा है आपका जिला स्तर का पंचायत, तो 3 प्रणालियों में लागू है। अब यहाँ पे कि इन अधिनियम में इन शब्दों को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पे जो है ना कि ग्राम, मध्यवर्ती या जिला स्तर, यहाँ पे किसी भी प्रकार का नाम नहीं दिया गया, बस इसको परिभाषित किया गया है और हमने परिभाषा के अनुसार ये जान लिया कि यह पंचायत के बारे में दिया गया है। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में कहीं भी, ठीक है, संविधान में पंचायती राज व्यवस्था यानी कि PRI का उल्लेख नहीं किया गया है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्या संविधान में PRI का उल्लेख है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, तो वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे केवल व्याख्या किया गया और उसके अनुसार हम समझ लेते हैं कि यह पंचायत। अब यहाँ पे कि पंचायत का आशय क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था एक है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की जो एक संस्था है उसे हम क्या कहेंगे, पंचायत कहेंगे। दूसरा है ग्राम का आशय, तो जिसे राज्यपाल ने पंचायत के प्रयोजन से सार्वजनिक अधिसूचना में ग्राम या ग्राम समूह के रूप में शामिल किया, उसे क्या कहेंगे, हम गांव या ग्राम कहेंगे। अगला है आपका मध्यम स्तरीय, जिसको हम लोग प्रखंड या ब्लॉक कहते हैं। तो मध्यम स्तरीय का आशय यह है कि जिसे राज्यपाल ने सार्वजनिक अधिसूचना के द्वारा इस प्रयोजन से गांव और जिला स्तर के मध्य को निर्धारित, मतलब कि एक गांव होगा और एक जिला होगा, इनके बीच में सामंजस्य स्थापित करेगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, मध्यम स्तरीय। और मध्यम स्तरीय को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, प्रखंड या ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह गांव और जिला के बीच में, ठीक है, एक सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करेगा और उसे हम लोग मध्यम स्तरीय कहेंगे। और इसी मध्यम स्तरीय को हम अपने अनुसार समझ लेते हैं कि यहाँ पे किसकी ब्लॉक की बात की जा रही है, ब्लॉक की या प्रखंड की। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि इन किसी का भी नाम संविधान में नहीं है। और उसके बाद आता है जिला। जिला का आशय है कि राज्य के किसी भी जिले से। तो इस प्रकार से त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत 73वां संविधान संशोधन के तहत लागू कर दिया गया। अब यहाँ पे जानते हैं कि इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा देश भर में पंचायती राज की संरचना की एकरूपता बनाई गई। यहाँ पे आपको जानने के लिए ज़रूरी है कि अगर किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ पर मध्यम स्तरीय पंचायत यानी कि ब्लॉक या जो आप प्रखंड पढ़ते हैं उसका गठन नहीं किया जाएगा। तो आपको ये चीज़ पता होना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्लॉक स्तर या मध्यम स्तरीय पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या क्या डिसाइड किया गया है, 20 लाख, ठीक है। अगर उससे कम होगा तो वहाँ पर ब्लॉक या प्रखंड स्तर या मध्यम स्तरीय का पंचायत लागू नहीं होगा। आगे की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इस अधिनियम में की जो विशेषता थी आपने, तो यहाँ पे है कि इस अधिनियम की विशेषताओं में जो था कि ग्राम पंचायत की संरचना किस प्रकार से होगी, तो इसकी व्याख्या की गई अनुच्छेद 243C में। अनुच्छेद 243C में कहता है कि इसकी संरचना कैसी होगी, तो मैंने आपको बताया था त्रिस्तरीय। तो पहले स्तर पर ग्राम होगा, ठीक है, या पंचायत होगा, और इसमें कौन लोग आएंगे, तो केवल निर्वाचित सदस्य और गाँव के निर्वाचित क्षेत्र से, ठीक है। तो ग्राम स्तर पर जो लोग आएंगे तो इसमें केवल निर्वाचित सदस्य होंगे, और वह निर्वाचित सदस्यों को कौन चुनेगा, तो गांव के निर्वाचन क्षेत्र से। और गांव के निर्वाचन क्षेत्र से कौन लोग, जिनकी उम्र 18 प्लस या 18 हो वही लोग चुनेंगे, तो उनके ये लोग यहां से आएंगे। मध्यम स्तर से 2 जगह से लोग आते हैं, एक होता है निर्वाचित और दूसरा होता है नामित। तो निर्वाचित के बारे में आपने पता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य जाएंगे यहाँ पर मध्यम स्तरीय पर। और नामित में क्या होता है कि ग्राम स्तर की पंचायत का जो अध्यक्ष होगा ये होगा, और साथ ही साथ लोकसभा का सदस्य जो उस क्षेत्र का हो। आपने पता है कि हर एक क्षेत्र में एक लोकसभा का सदस्य होता है, तो नामित में होगा। और साथ ही साथ राज्यसभा का सदस्य जो उस क्षेत्र का मतदाता हो। आपने पता है कि राज्यसभा में लोग होते हैं, लेकिन ये लोग अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। जैसे कि अगर कोई एक्स नाम का व्यक्ति वाई नामक गांव से आता है, लेकिन इसका राज्यसभा क्षेत्र जेड है, तो ये जेड में नहीं जाएगा, इसका जो निर्वाचन क्षेत्र है वाई है। तो यहाँ से जो राज्यसभा का व्यक्ति होगा, तो ये 3 लोग यहाँ पर क्या होते हैं, नामित होते हैं। और निर्वाचित कौन होता है, तो प्रत्येक निर्वाचन मतलब कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर एक व्यक्ति क्या होगा, उसका निर्वाचन होगा। और नामित में 3 लोग नामित होते हैं, ग्राम स्तर की पंचायत का अध्यक्ष, और दूसरा होता है लोकसभा का सदस्य जो उस क्षेत्र का हो, और तीसरा होता है कि राज्यसभा का सदस्य जो उस क्षेत्र का निर्वाचक मतलब कि निर्वाचक हो यानी कि मतदाता हो। उसी प्रकार से जिला स्तर में 2 जगह से लोग आते हैं, एक है कि निर्वाचित, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य जिला स्तर पे जाएगा। और नामित में क्या होता है कि मध्यम, यहाँ पे देखो ग्राम स्तर था और यहाँ पे जब आएगा तो मध्यम स्तर यानी कि प्रखंड स्तर की पंचायत का एक अध्यक्ष होगा, और लोकसभा का एक सदस्य होगा जो उस क्षेत्र का लोकसभा का सदस्य हो, और साथ ही साथ राज्यसभा का सदस्य जो उस क्षेत्र का क्या हो, मतदाता हो। तो ये इनकी संरचना है जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 243C में की गई है। आगे की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं
तो यहाँ पे आता है आपका कि अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो यहाँ पे होता है कि ग्राम पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल के निर्धारित विधि से किया जाएगा। अब यहाँ पे कि जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा, ठीक है, तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच होता है। तो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, ठीक है, तो हमारे यहाँ तो जाहिर सी बात है कि प्रत्यक्ष तौर पर क्या होता है, उनका निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है, राज्य विधानमंडल क्या करेगा कि अपनी कानून बनाकर इन पंचायत जो चुनाव की गतिविधियों को भी बदल सकता है। इसलिए यहाँ पे सामान्य रूप से हमने लिखा है कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल के निर्धारित विधि से किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर मध्यवर्ती, जिसको हम लोग बार बार प्रखंड कह रहे हैं, तो प्रखंड पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर पंचायत के चुने हुए सदस्यों के द्वारा अपने में से किसी एक को चुनेंगे। और उसके बाद जिला स्तर का भी सेम वही है कि जिला स्तर के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर पंचायतों के चुने हुए सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक को चुनेंगे। तो इस प्रकार से इनका क्या होता है, चुनाव होता है अध्यक्ष और सदस्यों का। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ग्राम पंचायत जो होगा इसके बारे में विधानमंडल विधि बनाएगी। मध्यवर्ती और जिला स्तर में क्या होगा कि ये लोग अपने में से ही किसी एक को अप्रत्यक्ष तौर पर चुन लेंगे। तो इस प्रकार से इनके अध्यक्ष और सदस्य आते हैं। आगे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सीटों के अगर आरक्षण की बात की जाए तो सीटों का आरक्षण जो है वह अनुच्छेद 243D में किया गया है। सीटों का आरक्षण जो है वह अनुच्छेद जो है 243D में किया गया है। और यह आरक्षण तीनों स्तर पर, अर्थात ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, यानी कि किसी एक ही स्तर पर, तीनों स्तर पर। तो यहाँ पे अनुसूचित जातियों के लिए सीटों की जो अनुपात, मतलब कि सीटों की जो संख्या होगी वह जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रहेगी। और सेम वही अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जनजातियों का, तो यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों को हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स ST कहते हैं और अनुसूचित जातियों को शेड्यूल कास्ट SC कहते हैं। तो इनके बारे में कहा गया है कि सीटें जो होंगी जनसंख्या के अनुपात में रहेंगी और यहाँ पर तीनों स्तर पे होगा। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो होगा महिलाओं के लिए 33% या 1/3% सीटें क्या होंगी, आरक्षित होंगी। अगर OBC के आरक्षण की बात की जाए तो OBC के आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं है, किंतु अगर राज्य विधानमंडल चाहे तो विधि बनाकर आरक्षण प्रदान कर सकता है संबंधित राज्य का। जरूरी है कि यह राज्य मंडल विधि बनाएगा, जैसे कि यूपी में, तो यूपी में बना अगर OBC के लिए तो यह केवल यूपी में ही रहेगा। MP भी अपने लिए बना सकता है। तो जिस राज्य का विधानमंडल चाहेगा कि नहीं OBC को भी आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए, तो उस राज्य का विधानमंडल एक कानून बनाकर OBC के आरक्षण के लिए प्रावधान कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि OBC के आरक्षण का प्रावधान संविधान में नहीं है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसकी व्याख्या किसमें की गई, अनुच्छेद 243D में की गई है। आगे की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आगे है आपका कि पंचायत का कार्यकाल। तो पंचायत का कार्यकाल के बारे में बेसिक तौर पे बात की गई अनुच्छेद 243E में। अनुच्छेद 243E में कहता है कि पंचायत का जो कार्यकाल होगा प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक होगा। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम अधिवेशन की तिथि, जैसे कि आज 1 जनवरी है, तो अगर 1 जनवरी से, ठीक है, 1 जनवरी को पहला अधिवेशन हुआ तो अगले 5 वर्ष बाद जो 1 जनवरी होगा तो प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष होता है। दूसरा है कि नई पंचायत हेतु चुनाव वर्तमान पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही कर लिया जाएगा। अर्थात यहाँ पे अगर 4 महीने बाद, ठीक है, 4 महीने बाद अगर नई मतलब कि पुरानी पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो 4 महीने से पहले ही यहाँ पे क्या होगा कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पंचायत का चुनाव करा लिया जाना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि राज्य सरकार चाहे तो पंचायत का विघटन कर सकती है। अब विघटन की दशा में 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है विघटन की दशा में 6 माह के पहले चुनाव, 6 माह की गणना, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर राज्य जो सरकार है अगर पंचायत का विघटन करती है तो ये कह रहा है कि 6 माह से पहले क्या करा लिए जाने चाहिए, चुनाव करा लिए जाना चाहिए। और यह 6 माह की गणना किस तारीख से की जाएगी, विघटन की तारीख से। सपोज दैट कि 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल को क्या कर दिया गया कि विघटन कर दिया गया, तो यहाँ पे है कि 6 महीने पहले, ठीक है, तो यह विघटन की तारीख से ही गिना जाएगा कि 6 महीने पहले। अर्थात अगर आपका विघटन जो हुआ है उसके 6 महीने पहले ही क्या करा लिए जाने चाहिए, चुनाव। मतलब कि अगर 1 अप्रैल 2023 को किसी राज्य का, ठीक है, पंचायत विघटन, ये चीज़ होता है कि विघटन कर दिया जाएगा, तो मतलब कि नवंबर में ही, ठीक है, नवंबर में ही क्या करा लिए जाएंगे, चुनाव करा लिए जाएंगे। तो यहाँ पे कि राज्य सरकार भी पंचायतों का विघटन कर सकती है। तो इसका पहला कंडीशन है कि विघटन की दशा में 6 माह के पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। और 6 माह की जो गणना होगी वह कब से होगी कि जिस दिन विघटन किया गया होगा। और दूसरा जो पॉइंट है वह है आपका कि नई पंचायत का कार्यकाल शेष कार्यकाल के लिए होगा, ठीक है, लेकिन अगर 6 माह से कम, जैसे कि नई पंचायत का कार्यकाल जो होगा, अगर नई पंचायत जो है अगर 1 साल के लिए बचा हुआ है, ठीक है, तो अगर चुनाव होगा तो वह कितने समय के लिए मतलब कि पंचायत राज में रहेंगे, तो केवल 1 साल के लिए रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर शेष जो कार्यकाल है
6 माह से कम होगा। अगर विघटन इस समय किया गया, ऐसे समय किया गया कि केवल नई पंचायत का कार्यकाल केवल 4 ही माह बचा या 5 ही माह बचा, तो अब यहाँ पे उस पंचायत का कार्यकाल पूरे कितने वर्ष के लिए होगा? 5 वर्ष के लिए होगा। तो इन दो फैक्टरों को याद रखिएगा कि नई पंचायत का मतलब अगर विघटन किया जाता है तो नई पंचायत का कार्यकाल शेष कार्यकाल के लिए रहेगा, लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में वह कार्यकाल 6 माह से कम है तो पूरे 5 वर्ष इसे कर दिए जाएंगे कि वह वहाँ पर पूरे 5 वर्ष तक चलेगा। तो ये है आपके पंचायतों के कार्यकाल के विषय में। आगे हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे होता है कि अयोग्यता के बारे में। तो अयोग्यता के बारे में जो व्याख्या किया गया है अनुच्छेद 243F में किया गया है, और इसके अयोग्यता के बारे में कहता है कि किसी भी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनने अथवा चुने जाने की अयोग्य मानना यदि, आप यहाँ पे यदि है तो यदि क्या है? पहला है कि संबंध राज्य के विधानमंडल चुनाव के लिए उसी समय लागू किसी कानून के अंतर्गत उसे अयोग्य घोषित किया जाता है, या दूसरा ये है कि राज्य मंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत उसे अयोग्य करार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सामान्य भाषा में किया जाए तो अयोग्य केवल एक ही कंडीशन में किया जाता है कि जो पंचायती राज का चुनाव है उसमें सरपंच की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष होनी चाहिए, न कि 25 वर्ष। जैसे कि आपने पता है कि लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है। उसी प्रकार से विधानसभा में 25 वर्ष, विधान परिषद में 30 वर्ष और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होता है। लेकिन यहाँ पे सरपंच के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। इसके अलावा कोई विशेष योग्यता यहाँ पे नहीं है, अयोग्यता नहीं है। ठीक है, तो उसकी कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगर 21 वर्ष से कम है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और इसकी व्याख्या किसमें की गई है? 243F। और अगले की अगर बात करें तो अगर तत्कालीन समय में कोई राज्य विधानमंडल कानून बनाता है और उस कानून के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो उसमें फिट नहीं बैठता है तो उसे अयोग्य कर दिया जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि 21 वर्ष से कम उसकी आयु नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आगे की अगर बात करते हैं कि राज्य चुनाव आयोग के बारे में बेसिक तौर पे जो व्याख्या की गई है वो अनुच्छेद 243K में किया गया है। अब यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग का गठन कैसे होगा? तो राज्य चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष होगा वह राज्य का निर्वाचन आयुक्त होगा। यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं कि राज्य चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष होगा वह राज्य का निर्वाचन आयुक्त होगा। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। इसकी पद सेवा शर्तें जो होगा राज्य विधानमंडल क्या करेगा? विधि द्वारा निर्धारित करेगा। और इसकी पद मुक्ति से उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा और उसका अध्यक्ष कौन होगा? राज्य का निर्वाचन आयुक्त। नियुक्ति राज्यपाल। पद सेवा शर्तें राज्य के विधानमंडल द्वारा तय किया जाएगा और इसे उसी प्रकार से हटाया जाएगा जिस प्रकार से उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश हटाया जाता है। आगे की अगर बात करें तो शक्तियों के बारे में, तो शक्तियों के बारे में व्याख्या अनुच्छेद 243G में है और इसमें कहा गया है कि 11वीं अनुसूची में जो 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं वही इनकी शक्तियों के बारे में व्याख्या करते हैं। तो शक्तियों के बारे में आपको 11वीं अनुसूची में जो 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, कई बार पूछा गया है कि 11वीं अनुसूची में कुल सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट हैं? तो 29 सब्जेक्ट हैं। तो यही पंचायती राज का क्या है? शक्तियाँ हैं। आगे की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो पंचायती राज के लिए वित्त का जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 243H में किया गया है। अब यहाँ पे कि राज्य विधानमंडल कानून बनाकर कर लगाकर वसूल करके उपयोग करने का अधिकार किसे देता है? पंचायत को देता है कि वह कानून बनाकर भी कर सकता है। अगर पंचायत राज चाहे तो कर लगाकर, जैसे आपने सुना होगा कि मार्केटों में टैक्स देना पड़ता है, और किसी भी प्रकार की भूमि का मतलब वहाँ पे कर वसूल करके, ठीक है, अपने वित्त पोषण कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है? राज्य द्वारा पंचायत को सहायता एवं अनुदान भी दिया जाएगा। और आगे है कि पंचायत के लिए अलग से निधि बनाकर राज्य वित्त आयोग अपने आय का 1% हिस्सा, इस चीज को याद रखें, इसकी व्याख्या अनुच्छेद 243I में किया गया है। और ये कहता है कि अपने पूरी कमाई का, जो भी राज्य होगा अपनी पूरी कमाई का 1% हिस्सा किसको देगा? पंचायतों के लिए देगा। और इसी में राज्य वित्त आयोग के बारे में बात की गई। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करता है प्रति 5 वर्षों पर। ठीक है, राज्यपाल करता है प्रति 5 वर्षों पर। और राज्य वित्त आयोग का कार्य क्या होगा? तो राज्यपाल को सुझाव देना। अब सुझाव किस प्रकार का? जैसे कि पंचायत के ऊपर कर लगाना, मतलब किस प्रकार से वह कर लगा सकता है, वसूल आदि करने से संबंधित या क्या करेगा? सुझाव देगा। आगे कि राज्य की कमाई का 1% हिस्सा पंचायत को देना होगा। आगे आपका है कि राज्य द्वारा पंचायत को सहायता एवं अनुदान देना। अगला है कि पंचायत को सुदृढ़ वित्तीय हित के लिए सिफारिश करना पंचायत की वित्तीय मजबूती हेतु राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विषयों पर। तो ये अपना राज्य वित्त आयोग का है और इसकी व्याख्या 243I में किया गया है। और साथ ही साथ पंचायतों के लिए वित्त का प्रावधान किसमें किया गया है? 243H। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो 243I है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के द्वारा या राज्य अपनी कमाई का कितना प्रतिशत हिस्सा पंचायतों के लिए बनाया गया है? तो 1% हिस्सा, और जिसकी व्याख्या 243I में की गई है। अब अगला है आपका
कि लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण क्या होता है, तो यहाँ पर लेखा परीक्षण के बारे में कि यह राज्य विधानमंडल तय करेगा कि लेखा परीक्षण होगा कि नहीं होगा। और लेखा परीक्षण जो है आय व्यय का विवरण होता है। और यहाँ पे कि लेखा परीक्षण लेखाओं की जांच होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे सपोज दैट आपको गांव में, ठीक है, सड़क बनाने का मतलब कि पैसा मिल गया, तो इसके लिए क्या होगा कि आपका बाकायदे एक फाइल बनेगा कि उसमें आपने सड़क बनाने में किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे पैसे खर्च किए हैं। तो इसी की जो जांच होती है, ठीक है, ये क्या है आपका लेखा की, आपने जो सड़क बनाने में जो जो कार्य किए वो क्या है, लेखा है, ठीक है। और इन लेखाओं की जो जांच होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेखा परीक्षण कहते हैं। और यह किसके द्वारा तय किया जाता है, तो राज्य के विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि आपके आय व्यय का क्या होता है, विवरण होता है कि आपने कितना पैसा कहां पर खर्च किया है। तो दोस्तों ये रहा आपके पंचायती राज के बारे में। आगे की कक्षा में हम देखेंगे पेशा और पीआरआई यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का अपवाद कहां कहां पर, इनको हम देखेंगे। और साथ ही साथ पेशा क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।